Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. So first of all, apologies that the video had to be re-recorded and re-uploaded again. So without any delay and without wasting any of your time, शुरुआत करते हैं हम करंट अफेयर्स की आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की. So सबसे पहले आपका जो करंट अफेयर है वो डील कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द थॉर्नी साइड ऑफ इंडियाज़ न्यूली वन राइस क्राउन. तो अब राइस क्राउन बेसिकली क्या है कि इंडिया ने सरपास कर लिया है चाइना को टू बिकम द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस. यानी कि अब ग्लोबल मार्केट में 40% से ज़्यादा इंडिया ही सप्लाई कर रहा है, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है राइस, है ना. तो ग्लोबली क्राउन है, बट इसकी एक थॉर्नी साइड है. थॉर्नी साइड क्या है कि हमने कल ही डिस्कस किया लेक्चर में जब मैंने आपको बोला था कि पंजाब के फार्मर्स आर प्रेफरिंग टू ग्रो राइस ओवर अदर क्रॉप्स एज वेल, है ना. रीज़न क्या हमने स्टेट किया था वहाँ पे कि एमएसपी है एंड सबसे बड़ी बात जो सब्सिडी दी जा रही है. तो इसी के बेसिस पे अब यही चीज़ ना अब बाकी स्टेट्स में भी लागू हो रही है. सब्सिडी तो वहाँ पे भी मिल रही है, एमएसपी भी मिल रही है. बस एक चीज़ जो है वो डिफरेंस यहाँ पर क्या आ रहा था कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे नहीं दी जा रही है बाकी सारी स्टेट्स में. बट मेजरली जो बाकी फार्मर्स या उनसे जुड़े हुए जितने एग्रीकल्चर में लोग हैं जो कि डायरेक्टली अब यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि जब हमें एमएसपी मिल रही है राइस पे तो हम किसी और अनाज को या किसी और तरह के फूड प्रोडक्ट को क्यों उगाएंगे, राइट. तो अब इससे जुड़ा मुद्दा जो है यही है कि जो सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट, दे वांट कि हम ऑयल सीड्स और पल्सेस के ऊपर भी ज़्यादा यहाँ पर फोकस कर सकें, या हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को उगा सकें. बट यहाँ पे मोनोकल्चर की तरफ जो है एग्रीकल्चरिस्ट जो है हमारे जो बेसिकली फार्मर्स हैं वो इंक्लाइंड है. सो यही एक तरह का थॉर्नी साइड है. बट हमने राइस में अगर देखें तो प्रोडक्शन के बेसिस पे क्रॉस कर ली है लिमिट, है ना. तो एक तरह से हम टॉप मोस्ट या वर्ल्ड के फर्स्ट ऐसे एक्सपोर्टर बन गए हैं ऑफ राइस, राइट. तो अब इससे रिलेटेड यहाँ पे एक मुद्दा ये जुड़ के आता है कि जब हम क्रॉप सीडिंग की बात कर रहे हैं, इवन की पल्सेस की बात कर रहे हैं, या हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू हमारा जितना भी अनाज उग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली सरकार वांट्स कि हम ऑयल सीड्स के अंदर एंड पल्सेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके, ताकि हमारा अब काम क्या है एग्रीकल्चरली कि हम उनको भी उगा सके साइड बाय साइड, है ना. बट द फार्मर्स आर ऑन द अदर हैंड सेइंग कि हम राइस की तरफ ही यहाँ पर ज़्यादा इंक्लाइंड रहेंगे. तो अब ये एक तरह से टसल चल रही है. बट यहाँ पे सरकार का एक और चीज़ भी आपको सामने आई थी विद रिस्पेक्ट टू कि आत्मनिर्भरता विद रिस्पेक्ट टू ऑयल सीड्स एंड एज वेल एज पल्सेस ऑल्सो. तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पे थोड़ा बहुत लग रहा है कि आपको दिक्कत है ना, कि ग्रास रूट लेवल पे है, तभी फार्मर्स आर नॉट वांटिंग टू डू दैट. या आप पल्सेस के केस में एमएसपी प्रोवाइड कर दीजिए या जिस ऑयल सीड्स के लिए एमएसपी प्रोवाइड कर दीजिए. तो यही सारी इशूज़ हैं यहाँ पर, इनको रिजॉल्व करना है. एंड इसी से रिलेटेड हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हैज़ बैंड राइस ट्रांसप्लांटेशन. सेकेंड, लॉजिंग इज अ चैलेंज इन डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस. ठीक है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ये दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही इनकरेक्ट है. तो सबसे बड़ी बात, ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. तो अब बैंड राइस ट्रांसप्लांटेशन क्या है? तो जब हम राइस को ग्रो करते हैं ना, तो उससे पहले उनकी सैपलिंग्स को नर्सरीज में पहले ग्रो किया जाता था एंड उसके बाद डायरेक्टली उसको प्लांट किया जाता था. ठीक है, सो अब उनको बैन कर दिया पंजाब में. जनरली क्यों? उसके पीछे के दो कारण हैं. पहला कारण यही है कि लेबर इंटेंसिव पड़ता था, वो कॉस्टली पड़ता था. ठीक है, अब उसकी इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती थी. दूसरी चीज़ पानी की अब सोकिंग नेचर, है ना, कि पानी की जो यूजेज है, जो वाटर टेबल का लेवल है, पंजाब में सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो रही है. क्यों? क्योंकि पैडी कल्टिवेशन हो रहा है. सो विद रिस्पेक्ट टू दैट अगर हम देखें तो पंजाब गवर्नमेंट ने बोला था कि एक तो चलो इनपुट कॉस्ट भी कम हो जाएगी, कि अब हम डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस के ऊपर फोकस करेंगे. ठीक है, यानी कि डायरेक्ट हम सीड राइस का उगाएंगे, कि उनका यही कहना था कि इससे यील्ड भी बेटर है, बट उससे जुड़े बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं. तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. दूसरी है लॉजिंग इज अ चैलेंज इन डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस. सो अगेन इट इज अ चैलेंज. अगेन कैसे? क्योंकि जब हम सैपलिंग्स को ग्रो करते हैं, इनिशियल वाला हमारा मेथड जो होता था, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि हमारे पास सैपलिंग का साइज आ गया है, तो ऑलरेडी इसकी रूट्स डेवलप्ड होती थी, है ना. तो स्ट्रॉन्गर यहाँ पर बॉन्ड बन जाता था सॉइल के साथ बहुत पहले ही. सो अब जब अगर हम डायरेक्ट सीडिंग कर रहे हैं तो सॉइल के साथ उसका बॉन्ड इतना जल्दी रूट्स का नहीं बन पा रहा है. तो अब क्या होता है कि जो हमारी जो ये स्टेम है, ये अब जल्दी हवा से गिरने के चांसेस हैं इसके. ठीक है, सो ये लॉजिंग का इशू है. या इवन के अब हम देखें तो पेस्ट का, वीड का, या इन दैट केस अगर हम देखें बर्ड्स का, चुग जाती हैं वो जो दाना होता है ना, तो सीड को चुग सकती हैं. तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, ये अपने साथ डीएसआर लेकर आ रहा है. तो बाकी जो भी अगर आप चीज़ों को लेकर आते हैं, नई नई चीज़ों को इन्वेंट करते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि उन चीज़ों को अपनाया जा सके, उनके साथ उनके चैलेंजेस भी हैं जिनको रिजॉल्व करने की यहाँ पर ज़रूरत है, राइट. सो आंसर इसका करेक्ट है सी. देन वाई सोअरिंग ऑयल प्राइसेस मे नॉट इम्पैक्ट इंडिया. तो इम्पैक्ट उसका इंडिया के ऊपर क्यों नहीं आएगा? उसके पीछे का कारण यही है. पहला कारण है कि हमारे पास फ्यूल बफर ऑलरेडी पड़ा हुआ है.
दूसरा कारण यही है कि जहाँ से हम पहली बात तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, और रिफाइंड ऑयल हम नहीं कर रहे हैं। तो क्रूड ऑयल के बेसिस पे हमने देखा था कि इंटरनेशनली बिफोर दिस फियास्को बिगैन इजराइल और ईरान के बीच का जो प्राइस है स्टेबल हो गए थे। यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट धीरे धीरे नहीं पड़ रहा था, बहुत माइल्ड सा इम्पैक्ट था, है ना। तो इंडिया ने उस टाइम पे भी जब इंटरनेशनली हमारे पास क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो कम थे, उसके बाद भी डोमेस्टिकली उन्होंने प्राइस जो है वो गवर्नमेंट ने कम नहीं किए थे। सो एज अ रिजल्ट अगर हम देखें तो जितने भी कंपनीज हैं उन्होंने पैसा यहाँ पे कमाया है बहुत ज़्यादा। तो नाउ द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग देम कि वही उस कॉस्ट को अब कवर करें, हम डोमेस्टिकली उस प्राइस को यहाँ पर जो है डोमेस्टिक मार्केट में नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, अप टू सर्टन लेवल, अनटिल अनलेस कि वो एक स्पेसिफिक उन्होंने जो आइडिया रखा होगा कि अगर इससे ऊपर ज़्यादा हमारा को क्रूड ऑयल जो है वो मिलता है तो हम देख सकते हैं। बट अभी वही है ना कि मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि सब जितनी भी कंट्रीज हैं वो एक बिजनेस एंटरप्राइज की तरह काम कर रही हैं, है ना। अब राजा को प्रजा को तो पालना ही है, साथ में बिजनेस को भी कैरी आउट करना है। एक चीज़ तो ये होगी कि फ्यूल बफर है हमारे पास, एंड हमने इंटरनेशनली जो है वो प्राइस बढ़ने कम होने के बाद भी डोमेस्टिक मार्केट पे प्राइस कम नहीं किए थे। एक मुद्दा और आता है कि हम ऑल्टरनेटिव रूट्स ढूंढेंगे। ऑल्टरनेटिव रूट्स में हमारे पास क्या है कि ओपेक नेशंस तो हैं ही हैं, ओपेक नेशंस के साथ साथ ओपेक प्लस नेशंस जो हैं वो भी अब इसका पार्ट बनना चाहते हैं। ओपेक एंड ओपेक प्लस वाले जितने भी नेशंस हैं हम उनसे ले लेंगे तेल, हम रशिया से ले लेंगे तेल। तो यहाँ पे जयशंकर जी की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी कि जब बोला था कि आपने रशिया से तेल क्यों लिया जब उनकी यूक्रेन के साथ वॉर शुरू हुई थी, ये सब यूक्रेन के या इवन यूक्रेन के साथ खड़े थे इनिशियली, तो आपने रशिया से कैसे ये चीज़ ले ली, है ना। तो जयशंकर जी का एक सिंपल सा रिप्लाई था कि सबसे सस्ता वो हमें दे रहा था ना, भाई बिजनेसमैन तो हम हैं ही हैं, सबसे सस्ता तेल अगर हमें वो दे रहे थे तो हम क्यों नहीं लेंगे, है ना। सबसे बड़ी बात वही आ जाती है। तो अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट बाय द शेयर ऑफ ऑयल ट्रेड इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। सो इसी न्यूज़ के अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये जो टेबल है, ये वाला टेबल एंड ये वाला टेबल, इसके ऊपर फोकस करते हुए सवाल हमने आपसे पूछा है। रशिया, चाइना, यूएई, कनाडा, ठीक है, लोएस्ट टू हाईएस्ट के बीच में आपको यहाँ पर अरेंज करना था। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास सबसे लोएस्ट के केस में, चलो इमेज के थ्रू ही देख लेते हैं। हमारे पास यूएई सबसे लोएस्ट है, देन उसके बाद हमारे पास चाइना आ रहा है, देन कनाडा आ रहा है एंड रशिया आ रहा है, ठीक है। यूएई हमने नंबर 3 पे प्लेस किया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बनता है, ठीक है। तो इस टेबल को आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, तो ईजिली आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। देन सेंटर टेक्स ओवर हाईवे बिड्स क्लिप्स स्टेट पीडब्ल्यूडी विंग्स। तो अब क्या है, स्टेट की पीडब्ल्यूडी के विंग्स क्लिप कर दिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने। वो कैसे, पीडब्ल्यूडी क्या होता है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो कोई भी सरकार का काम होता है जिसमें मेजरली अगर हम देखें रोड्स का ही काम होता है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी होता है। सो अब उसके केस में क्या है कि अब कोई भी रोड बननी होती है तो उसका टेंडर निकलता है। पहले टेंडर के लिए जितने भी बंदे हैं जिन्होंने वो रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसका टेंडर लेना है, यानी कि उनको वो चाहिए कि ये रोड कंस्ट्रक्ट मेरी कंपनी करे। सपोज करो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मैं जो है ये रोड कंस्ट्रक्ट करूँ, बट मेरे कॉम्पिटिटर्स भी होंगे यहाँ पे। तो वही कॉम्पिटिटर्स में अब हो सकता है किसी के इंटरनली किसी के साथ सेटिंग हो, है ना। तो अब टेंडर के बेसिस पे क्या होता है कि सबसे लोएस्ट अमाउंट जो भी फिल करता है कि सबसे लो अमाउंट पे मैं ये रोड बना के दूंगा, ये काम आपके लिए करके दूंगा, उसी को वो टेंडर मिल जाता है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एनालाइज द सिचुएशन एंड दे आर सेइंग कि आप हमेशा से बाईपास करते रहे हैं रीजनल ऑफिसर्स को, ठीक है। तो रीजनल ऑफिसर जो है स्टेट के अंदर, जो सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ द पीडब्ल्यूडी, अब उनके थ्रू ही सारा काम आप करवाएंगे, ठीक है। कि हमें ये लग रहा है कि आप झोल कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं स्टेट का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। तो अब रिप्रेजेंटेटिव जो बन रहा है दैट इज रीजनल ऑफिसर, उनके थ्रू अब आप सारा का सारा काम करेंगे। क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज है हमारी, उनका प्लान है कि 10,000 किलोमीटर्स फाइनेंशियल ईयर 2026 तक उनको कंप्लीट करने हैं, और ज़्यादा हमने इनको हाईवेज को डेवलप करना है। तो हम इस तरीके से तो नहीं कर सकते, ठीक है, हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। तो रीजनल ऑफिसर्स की यहाँ पर आप कह सकते हो कि इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली है। देन सवाल यही है कि NHA इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। तो यहाँ पर ना ये स्टेटमेंट जो है इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखिए एज ऑफ 31 दिसंबर 2024 ये डेटा है, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे कि मैम के दिमाग में आ रहा होगा कि प्री तो 2025 का निकल के आप ये डेटा क्यों कोट कर रहे हैं। तो अब ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि करंट अफेयर्स में और कंटेम्प्ररी अफेयर्स में फ़र्क होता है। बेस्ट एग्जाम्पल इसका वही दे सकती हूँ मैं आपको कि चेस का जो सवाल है वो लास्ट ईयर बनता था क्योंकि वो न्यूज़ में था, बट वो नहीं आया, आपको वो इस साल आया। बाय द टाइम गुकेश वन द टाइटल, उससे पहले पेपर आपका ऑलरेडी छप चुका होगा, प्रिंट हो गया होगा, बट आपसे सवाल जो है वो इस साल पूछा गया। तो ये कंटेम्प्रेरी अफेयर्स जो है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये डेटा भी मेरे अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। NHAI इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। सेकेंड, द टोटल लेंथ ऑफ हाईवेज इन इंडिया इज अराउंड 1,30,445 किलोमीटर्स।
तो इसका करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि नन ऑफ देम आर करेक्ट, क्योंकि अब हमारे पास स्टैट्यूटरी बॉडी है NHA, ठीक है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट हमारे पास 1988 का एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो अब 31 दिसंबर 2024 तक का आपको डेटा दिया गया है, इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला है 1,46,195 किलोमीटर्स जो है वो आपको हाईवेज ऑलरेडी बन चुके हैं। वो टोटल स्टेट वाइज उन्होंने आपको डेटा जो है वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, राइट। तो इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अब कोई नई रिपोर्ट आती है उसको डिस्कस कर लेंगे। देन FATF टू एनालाइज टेरर फाइनेंसिंग ट्रेंड्स। सो यहाँ पे FATF ने एक इंपॉर्टेंट चीज बोली, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब कौन सी ईयर में बनाई गई थी वो मैं आपको नहीं बताने वाली, क्योंकि सवाल उसी से रिलेटेड है, ठीक है। सो 1980s का है ईयर, मैं इतना बता सकती हूँ, ठीक है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का बेसिक काम क्या है कि जो अब टेरर फंडिंग हो रही है उसको एनालाइज करना, एंड उसके रिगार्डिंग जो अब उसके आप कह सकते हो फंडिंग के साथ साथ टेररिज्म एक्चुअली में प्रमोट कहाँ हो रही है उस कंट्रीज के बेसिस पे डिसीजन जो है लिया जाता है। क्योंकि अब साल में 3 बार इसको डिसीजन को रिव्यू करते हुए 2 लिस्ट बनाई गई हैं, ग्रे लिस्ट है, एक आपकी ब्लैक लिस्ट है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे सारी कहानी है। तो अब सबसे पहली चीज, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जो पुलवामा अटैक हुआ पाकिस्तान की तरफ से, टेररिज्म जो है कंडक्ट हुआ था, नॉट इवन पाकिस्तान, आई डोंट वांट टू इंडल्ज इन एवरीथिंग, ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ था अटैक, जो अब टेररिस्ट अटैक था उन पुलवामा, उसको तो कंडेम किया ही है FATF ने। एंड उसके बाद एक चीज को और इंक्लूड किया गया है कि अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उन स्टेट्स को यानी कि उन कंट्रीज को भी इंक्लूड करेगी एज अपने जो लेंस के अंडर के जो कि अब टेररिज्म को प्रमोट करती हैं, ठीक है। सो ये नई चीज यहाँ पे ऐड हुई है, ठीक है। देन अब उसके अलावा एक चीज और उन्होंने बोली है कि अब जो ये सारा का सारा सिनारियो हुआ उसके बाद भी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने और IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो पैसा पाकिस्तान को दिया है वो अब सही से यूज हो रहा है कि नहीं, वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है अपने लेंस के थ्रू देखना चाहती है यहाँ पे। तो अब डिप्लोमेसी इसमें देखिए कि कैसे काम कर रही है इंडिया की, कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसकी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान था, जो कि अभी रिसेंटली रिमूव भी हुआ। उसके बाद पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद इंडिया ने FATF को बोला कि इनको वापस से ग्रे लिस्ट के अंदर ऐड कीजिए, ठीक है। बट उसके बाद फंडिंग मिल गई इनको IMF से और ADB से। अब उसके बाद FATF ने क्या किया है, उन्होंने कंडेम किया है, एंड देयर आर चांसेस कि वो ये चीज़ मान जाएं कि ग्रे लिस्ट में वापस से पाकिस्तान को ऐड कर सकते हैं। हो सकता है, होगा तो डिस्कस करेंगे। सो एक सिंपल सी यही कहानी है कि उन्होंने कंडेम किया है एंड उन्होंने पाकिस्तान को मे भी रिकॉग्नाइज कर दे कि हाँ वो टेरर फंडिंग के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं या टेररिस्ट को फंड कर रहे हैं। बट हमारा यहाँ पर सवाल यही है कि आपको FATF से रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स को देखना है कि FATF वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द G7 in 1988. Countries under high risk jurisdiction subject to call for action of FATF includes Iran and Myanmar. Third, South Africa falls under the grey list of the FATF. How many statements are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है कि 19 यहाँ तक ये सही था, साल जो है 1989 का है, ठीक है। दूसरी चीज कि हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन सब्जेक्ट टू कॉल फॉर एक्शन ऑफ FATF का मतलब क्या होता है, हमारी ब्लैक लिस्ट, ठीक है। अब ईरान और म्यांमार के अलावा यहाँ पे नॉर्थ कोरिया भी इसका पार्ट है, तो 3 नेशंस हैं जो ब्लैक लिस्टेड हैं, ठीक है। इसके बाद साउथ अफ्रीका अंडर मैनी, इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो ग्रे लिस्ट का पार्ट है ऑफ FATF, जो कि अब साउथ अफ्रीका जो है 2023 फरवरी के अराउंड इनको ऐड किया गया था ग्रे लिस्ट के अंदर, ठीक है। नॉन कंप्लायंस ऑफ सर्टन रेगुलेशंस व्हिच वर पास्ड विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंसिंग या आप कह सकते हो फंडिंग ऑफ सर्टन थिंग्स, उसके रिगार्डिंग। तो इसका डिटेल्ड आंसर आपको लिंक में, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा उसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो आंसर इसका है कि 2 स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है, एक हमारी इनकरेक्ट है। Then G7 leaders struggle for unity as Trump says removing Russia from it was a mistake. तो आपको पता है G7 जो है अब पहले G8 हुआ करता था, ठीक है। G8 होने की वजह से अब रशिया को रिमूव कर दिया गया था 2014 के अंदर, G8 से उसको वापस से G7 बना दिया गया, क्योंकि अब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था, ठीक है। बट नाउ ट्रम्प की स्टेटमेंट ये आई है कि हमने रशिया को जब हम G8 से रिमूव कर रहे थे ना, इट वाज अ बिग मिस्टेक। क्यों? क्योंकि अब उस टाइम पे ट्रम्प की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली कि अगर हम उनको रिमूव ना करते, आज हम G8 का पार्ट होते तो वो साथ में सामने बैठे हुए होते, तो अब
ऐसा दुश्मन हमारे साथ बैठा होता, बट देन ही ऑल्सो सेड कि हम चाइना को अपना दुश्मन रशिया को अपना दुश्मन कंसिडर नहीं करते हैं, विच इज़ अ बिग स्टेटमेंट। अलॉन्ग विद दैट रिप्रेजेंटेटिव जो यूएसए से आए थे उन्होंने ये बोला था कि यू नीड टू एक्सपेक्ट कि ट्रंप किसी भी तरह की यहाँ पे सहमति पे एग्रीमेंट पे G7 में साइन करेंगे। सो दिस इज हाउ द डिप्लोमेसी अगेन इज वर्किंग। डिप्लोमेसी क्या कि इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो यूएसए के ऊपर भी है। अब जो G7 में मेन मुद्दा डिस्कस होने वाला है दैट इज ऑफ चाइना, ठीक है। तो चाइना को वी ऑल नो टैकल करने के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म चाहिए था जो G8 दे सकता था, बट अब G8 से G7 हो गया है तो उससे रिलेटेड मुद्दा तो क्रिएट होगा ही। सो अब चाइना को टैकल करने के लिए यूएसए एंड रशिया माइट कम टुगेदर, माइट, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली आएंगे, माइट कम टुगेदर, राइट। तो इससे रिलेटेड अब यहाँ पर जो है आगे कैसे स्टोरी बनती है, क्या होता है क्या नहीं, वो डिपेंड करेगा। नाउ सवाल आपका ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, 47 G7 समिट जर्मनी, 48th यूके, 49th जापान, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन, दैट इज जापान, ठीक है। 49 G7 समिट जो है जापान में हुआ था, इसको शायद हमने हिरोशिमा समिट भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो 47th एंड 48 जो है आपस में अदला बदली कर दी हमने, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन। देन PM टू फ्लैग फर्स्ट लोकोमोटिव फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम बिहार फैक्ट्री टू गिनी। इसके अंदर मेजर पॉइंट्स यही हैं कि गिनी में इंडिया की तरफ से जहां पे बिहार में कौन सी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक फैक्ट्री है दैट इज मारहोवरा फैक्ट्री, जिसको बनाया गया है एंड वो अब गिनी को एक्सपोर्ट करेगी। तो हमारी जो इंडियन रेलवेज है वो भी अब यहाँ पर बिजनेस में डायरेक्टली पार्ट ले रही है, एक्सपोर्ट का पार्ट बन रही है, GDP में यहाँ पर हिस्सा ले रही है। एंड इट इज़ नॉट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, हमने बांग्लादेश को और मोजाम्बिक को भी पहले लोकोमोटिव सप्लाई किए हैं एंड गिनी को अब इन द नेक्स्ट 3 years द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लोकोमोटिव जो हैं वो हम सप्लाई करेंगे। तो लोकोमोटिव्स की अगर हम पावर की बात करें तो 4500 हॉर्स पावर की इसकी पावर होगी एंड ये बेसिकली यूज होगा फॉर फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन, आयरन ओर को या इवन की ओर्स को माइंस से बाहर निकालने का ये काम करेगी, राइट। तो ये सारा इसका इंफॉर्मेशन था। तो इसी से जुड़ी अब हम कहानी देख लेते हैं क्या है। सवाल आपका क्या है कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज अटेन्ड द वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस फ्रॉम यूनेस्को। सेकेंड, द साउथ द फर्स्ट लाइन वॉज ओपनड इन 1 July 1856 बाय मद्रास रेलवे कंपनी, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो अराउंड आई गेस 1992 में यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है उनको ये जो है नवाजा गया था इस टाइटल के साथ। एंड साउथ में पहली लाइन जो है वो 1 जुलाई 1856 में हुई थी एंड ये कहाँ, बिटवीन व्यासापर्दी, जीवा निलयम एंड वालाजा रोड, अ डिस्टेंस ऑफ 63 miles वॉज कवर्ड। तो नॉर्थ में हमारे पास ये आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दी गई है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ईरान इजराइल वॉर कुड पुश फ्रेट इंश्योरेंस कॉस्ट डिसरप्ट रेड सी ट्रेड। तो अब यहाँ पर क्या है कि अब हम ऑल्टरनेटिव्स तो ढूंढते ही रहते हैं ना, तो अब हम सोच रहे हैं कि रेड सी की तरफ से जो है हमारा जो फ्रेट है या इवन की सामान है वो भेजा जा सके, बट अगेन वो पास तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही होगा ना। तो अब ये माना जा रहा है कि रेड सी वाली साइड से भी जो है डिसरप्ट हो सकता है हमारा का सारा ट्रेड वाला इशू। तो इस वजह से क्या होगा, इंश्योरेंस कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएंगे। अब इंश्योरेंस कॉस्ट कैसे बढ़ जाएंगे कि हमें पता है ये चीज़ कि अगर हम कोई भी अनसेफ जगह से अपना सामान भेज रहे हैं और जो कि बहुत महंगा सामान है, इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, बिजनेस कैरी आउट हो रहा है, तो इन दैट केस ऑल्सो आपका जो अमाउंट है वो तो बढ़ेगा ही ना इंश्योरेंस का, कि आपको पता है कि सामान पहुंचे ना पहुंचे, तो आप उस हिसाब से अपने सामान की जो पहले अगर आप इंश्योरेंस नहीं भी कराते थे तो अब आप कराएंगे, है ना। तो इसी तरीके से यही प्रॉब्लम चल रही है ना। तो इंश्योरेंस जो है कॉस्ट बढ़ सकते हैं, ट्रेड रूट जो है डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर अब द पीपल लाइक द ऑल द गवर्नमेंट्स एक्सेप्ट अब यूएसए की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है अगेन, उन्होंने बोला दे डोंट वांट कि ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर डिक्लेयर हो, राइट, जब वो G7 वाला हमने न्यूज़ डिस्कस किया था, ठीक है। सो अब उन्होंने ये बोला है कि ग्रोइंग रिलायंस ऑन ऑयल इंपोर्ट्स इंडिया की है, तो इंडिया के लिए दिक्कत हो गई है। इंडिया वांट्स कि अब इंपोर्ट हम करते रहें, ऐसा नहीं है कि हमारे पास बफर नहीं है, बफर है बट हम इंपोर्ट तो करेंगे ना। तो इंडिया की रिलायंस जो है वो ऑयल इंपोर्ट्स पे है, तो वी ऑल्सो डोंट वांट कि जो सप्लाई चेन की है वो डिस्ट्रप्शन हो सके, है ना। तो इसी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी फॉल हो गया, ऑल टाइम 2.17% रह गया है ना। तो अब उसी हिसाब से हमें भी एक ऑप्शन चूज करनी पड़ेगी कि किस तरीके से काम करें, किस तरीके से एक्सपोर्ट्स को इंपोर्ट्स को कैरी आउट करना पड़े। डिफरेंट पोर्ट्स के थ्रू, डिफरेंट वेज के थ्रू हमें डेवलपमेंट यहाँ पर लेकर आनी है काम को लेकर।
सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट बॉर्डर रेड सी? इथियोपिया, येमेन, एरिथ्रिया एंड इजिप्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इथियोपिया। आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, तो इथियोपिया जो है लैंड से यहाँ पर एक तरह से लॉक हो गया, जिसको यानी कि एरिथ्रिया ने कवर कर लिया है। तो अब रेड सी को कवर करते हुए कौन से नेशंस हैं? इजिप्ट, सूडान, एरिथ्रिया, सऊदी अरेबिया, इजराइल भी थोड़ा सा टच यहाँ पर लगता है, एंड देन जॉर्डन ऑल्सो, है ना। तो ये वाले एरियाज जो है यहाँ पे भी रेड सी होता है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है या नहीं है। देन यमन, राइट। सो हमारी नेक्स्ट है कि बॉर्न क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस बिगिंस एवरीथिंग यू नीड टू नो। तो बॉर्न क्लाइमेट जो हमारे पास कॉन्फ्रेंस है वो हर साल होती है, जर्मनी में होती है, एंड बेसिक आइडिया इस बार का उनका यही प्लान है कि हम किसी भी तरह से ग्लोबल गोल अडेप्टेशन करवा सकें नेशंस को, सिमिलर टू दैट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, जहाँ पे हमने एक्सपेक्ट किया था कि हम ग्लोबल वार्मिंग को प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स पर ले जाए, दैट इज कि हम टेम्परेचर जो है -1.5 डिग्री सेल्सियस कर सकें, है ना। तो इसी तरह से काम किया जाए बॉर्न क्लाइमेट जो है हमारी मीटिंग है उसके अंदर। सो अब मेरे को एक चीज़ यहाँ पर और पता लगी, दैट वाज न्यू टू मी, कि हमारे जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती हैं उसके अंदर जो भी हम डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, उसका आप कह सकते हो होमवर्क, उसका होमवर्क सारा का सारा ये हमारी बॉर्न कॉन्फ्रेंस के अंदर ऑलरेडी हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है डिटेल में ऑलरेडी बॉर्न कॉन्फ्रेंस में डिस्कस्ड होती हैं, उसके ऊपर एजेंडा होता है, एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में उसी चीज़ के ऊपर यहाँ पर बात करके विचार विमर्श करके उसको साइन किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव यही है इसका। तो अगर हम देखें तो UNFCCC के अंडर जो है काम हो रहा है ये सारा, ठीक है। अब उसके अंदर दो हमारे पास क्या होते हैं, परमानेंट बॉडीज़ होती हैं, दैट इज़ एक सब्सिडरी बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन जो कि इम्प्लीमेंट करती है सारा का सारा काम, एंड सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस, तो जिसके बेसिस पे हम सस्टेनेबिलिटी को चेक कर सकते हैं, इनोवेशन को चेक कर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे ये सारा का सारा काम चलता है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, मिनामाटा कन्वेंशन, Basel Convention and Rio Summit. How many pairs are correctly matched? तो अगेन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ देम आर करेक्टली मैच्ड। कि मिनामाटा कन्वेंशन 2013 में, बेसल कन्वेंशन 1989 में, रियो समिट 1992 में हुआ था। देन शाह लॉन्चेस टेक प्लेटफॉर्म्स फॉर बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट। तो यहाँ पर इसके अंदर हमें तीन चीज़ें ही पढ़नी है कि क्या है वो चीज़ें, ठीक है। कि ICRER जो है वो रियल टाइम एनालिसिस देगा आपको। वो ICRER एक सैटेलाइट है जो कि अब सब पूरे इंडिया को देखेगा, मैनेज करेगा, रियल टाइम आपको डेटा भेजता रहेगा। इन केस कोई भी नेचुरल कैलामिटी होती है तो वो वहाँ का सारा का सारा इन्फॉर्मेशन पहुँचेगा, इंटरप्रेट करेगा और इन्फॉर्मेशन देगा। अब इन्फॉर्मेशन दी किसको जाएगी? NDEM लाइट 2.0 जो है वो रिस्पॉन्स फोर्सेस को यहाँ पर बताएगा कि ऐसे ऐसे सिचुएशन हुई है। एंड यहाँ पर हमने लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात की थी। लास्ट माइल कनेक्टिविटी हमने सागरमाला प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं, तो इस तरीके से जो हमारी रिस्पॉन्सेज हैं विद रिस्पेक्ट टू डिजास्टर मैनेजमेंट, उस केस में भी हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी सरकार चाहती है कि मिल जाए सबको, है ना। तो इन दैट केस की जो फोर्सेज हैं एवरी नुक या कॉर्नर में जो स्प्रेड है वहाँ पे पहुँच कर जहाँ पे भी डिजास्टर हुआ है उनको कलामिटी से बाहर निकाल सके, इवैक्यूएट कर सके टाइमली, ताकि कोई डेथ ना हो। तीसरा स्टेप है हमारा फ्लड हजार्ड एटलस। ये विद रिस्पेक्ट टू असम ही है, क्योंकि हमें पता है ब्रह्मपुत्र का मेजर डाउनपोर जो है मॉनसून के टाइम पे आता है और इंडिया साइड से ही आता है ना। थोड़ा बहुत जो अब हम बात कर रहे थे कि चाइना के प्रोजेक्ट से होगा, चाइना के प्रोजेक्ट से थोड़ा बहुत असर हो सकता है फ्लड मैनेजमेंट में, बट डाउनपोर इंडिया की तरफ से हो रहा है या मॉनसून्स की वजह से हो रहा है इंडिया वाली साइड से। तो जब तक इंडिया के प्रोजेक्ट्स वहाँ खत्म नहीं हो जाते, असम में चांसेस आर कि फ्लडिंग होती रहे। तो क्या है उसके लिए प्लान कि इवैक्यूएट पहले ही कर लो, अगर पता लग गया है तो इन्फॉर्मेशन दे दीजिए लोगों को, इवैक्यूएट कर लीजिए और उनको बचा लीजिए। सो सिंपल सा आइडिया है कि ये तीन चीज़ें हैं, फ्लड हजार्ड एटलस, NDEM लाइट 2.0, ICRER, ठीक है। तो ये तीन प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर, ये तीन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए लॉन्च किया गया है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। के होम मिनिस्टर एक्ट्स एज द चेयरपर्सन ऑफ NDMA मेंबर्स मस्ट नॉट एक्सीड 9 मेंबर्स। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। होम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर एक्ट करते हैं चेयरपर्सन ऑफ द NDMA। तो आपका जो सेक्शन 3 है ऑफ द NDMA एक्ट विच इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, चाहे मेंस का ही हो बट प्री में थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल अथॉरिटी दैट इज द NDMA, एंड नेशनल अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एज सच मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 9 मेंबर्स। ठीक है, अगर कोई स्पेशल यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, अनटिल अनलेस या कोई रूल्स हो, अदरवाइज 9 मेंबर्स ही होते हैं। देन
व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ शिपकिला पास? तो शिपकिला पास के बारे में हमने देखा था ना रिसेंटली कि हमें मानसरोवर यात्रा के लिए हेल्प मिल जाएगी, तो उससे रिलेटेड अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड ब्यूटीफुली रिटन आर्टिकल जिसने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया, ठीक है, कि कल्चरल एस्पेक्ट्स या ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमें पता है कि शिपकिला पास रिसेंटली अब खोल दिया गया वापस से, बट ये भी चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि इट वाज ओपन विदाउट परमिशन, बट चलो परमिशन तो इवेंचुअली आ ही जानी थी, बट ये सिचुएशन जो है वो होती रही। तो अब जो रामपुर बुशहर वाला रीजन है, ठीक है, जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एंड तिब्बत वाली साइड से गुगे करके या ग्यूझाओ ड्यू प्रोनाउंस्ड आई डोंट नो, तो ये दोनों रीजन्स जो हैं आपस में शुरू से ही ट्रेड कंडक्ट करती आई हैं। इनके ट्रेडिशनल वैल्यूज़, इनकी फेस्टिविटीज़, इनका कल्चर, इनके रिलीजन जो वाले जो एस्पेक्ट्स हैं ना वो आपस में बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं। तो पीपल यूज टू मिंगल, एंड ये मिंगल जो है वो शिपकिला पास की वजह से ही हुआ करता था, तो दे आर वेरी हैप्पी। दूसरी चीज़ कि अब जो वहाँ की यूथ है, यानी कि इंडिया वाली साइड की यूथ भी है, उनको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का मौका मिलेगा थ्रू ट्रेड, है ना। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि अरुणाचल की तरफ से या जो उत्तराखंड वाले पासेस हैं जो चाइना को ही कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते थे, वहाँ से इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं होता, ठीक है। तो ये वाला ट्रेड पॉइंट अगर खुल जाता है तो इंडिया इंपोर्ट क्या करती थी पहले या एक्सपोर्ट क्या करती थी, वो सारी चीज़ों का अगर हम देखते हैं तो बात करते हैं इंपोर्ट जो हम तिब्बत से करते थे, दैट वाज वुल, पैक, saddle and horses, goat, sheep, mutton, yak, goat skins, yak hair, devotional items, rosaries, ठीक है, bowls as well as boraks, turquoise and gold हम इम्पोर्ट किया करते थे तिब्बत से। हम देते क्या क्या थे उनको, अब वो ग्रेन सच एज बार्ले, वीट, राइस, मिलेट, लेंटिल्स, चिकपीज, ऑयल्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, टोबैको, टिम्बर, कॉपर, ब्रास यूटेंसिल्स, आयरन टूल्स हम बेचा करते थे, जिसमें से मेजरली अगर हम करें तो इम्पोर्ट की बात करें तो गोल्ड एंड टर्कोइज जो है उसका अमाउंट ज़्यादा आता था क्योंकि इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है ना। सो इसी तरीके से तो अब शिपकिला पास जो है सबसे पहले 1962 में जब हिंदी चीनी भाई भाई वाला नारा टूटा था, सपना टूटा था, तब बंद कर दिया गया था। तो उसके बाद अब हम देखें तो ये नई उम्मीद जो है वो खुल गई है क्योंकि इंडिया इज ट्राइंग टू हैव डिप्लोमेटिक टॉक्स विद द चाइनीज ऑल्सो। तो एक तरह से शिपकिला पास को खोल देना भी एक तरह का हमारा आप कह सकते हो सॉफ्ट डिप्लोमेटिक जेस्चर है, जो कि कम्युनिटी लेड जेस्चर है कि द पीपल वांट टू मिक्स, ठीक है। तो चांसेस आर के एक बेटर इम्पैक्ट इससे हो सके, ठीक है। सो यही इसकी इंपॉर्टेंस थी, यही इससे रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाह रही थी। तो सवाल यही है कि शिपकिला पास वाज फर्स्ट क्लोज इन 1962, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, करेक्ट स्टेटमेंट है ये। पासेस इन उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश कैरी आउट मोर ट्रेड दैन शिपकिला, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेस ट्रेड है ना, शिपकिला में ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था। शिपकिला इज सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ 3390 मीटर्स अबव द सी लेवल, ये आपको मैंने नहीं बताया था, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है। ये 3930 है जिसको मैंने 3390 कर दिया। एंड बाय द वे कैलाश मानसरोवर की यात्रा दिल्ली से लेकर अब वहाँ तक जो है रास्ता जब खुल जाता है शिपकिला का तो 14 डेज से जर्नी कम हो जाती है, जर्नी टाइम जो है वो 14 डेज से कम हो गया है, ठीक है। सो इसका ये एक फ़ायदा भी है। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। तो यही आपका यहाँ पर आंसर बनता है। देन हम देखते हैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अब आपको होमवर्क मिलना शुरू होगा। पहली चीज़ कि इंडिया की होलसेल इन्फ्लेशन जो है वो भी अब ड्रॉप हो गई है। कल हमने देखा था कि कंज्यूमर जो CPI बोलते हैं हम जिसको, तो वो कम हो गया था। अब देख रहे हैं हम होलसेल इन्फ्लेशन भी कम हो रही है कि धीरे धीरे जो लोग हैं वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। क्या रीज़न है, आप एक लाइन में मुझे बता सकते हैं कि कम हुआ तो हुआ क्यों है। कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे अगेन होमवर्क मिलने वाला है। सेंसस जो है वो नेशन वाइड जो है 2 चरणों में होगा, वो हमें पता है 2026 के एंड में या 27 में शुरुआत हो जाएगी। देन अब हमारे पास रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स क्या होते हैं वो आप मुझे बताएंगे। देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो है वो कम हो गई है, 5.6% सॉरी बढ़ गई है, 5.6% पे आ गई है। वो बढ़ी क्यों है, क्योंकि जो लोग हैं जो एग्रीकल्चर का पार्ट हुआ करते थे अब वो एग्रीकल्चर से बाहर निकल के अपना जो अब सेक्टर है वो बदलना चाहते हैं, है ना। तो अब इसकी वजह से उनको कोई अवेलेबिलिटी जॉब की नहीं मिल रही है, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो बढ़ रहा है। सो अब यहाँ पर हम एक मुद्दा और डिस्कस कर सकते हैं कि हम एग्रीकल्चर में ना ये चीज़ डिस्कस करते हैं जब भी हम इको पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर से जुड़े जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं बट उनकी प्रोडक्टिविटी कम है, एंड GDP में उनका जो अब कह सकते हो कंट्रीब्यूशन है वो भी कम है। वेयर एज जब हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं उनमें जो लोग हैं वो गिने चुने हैं, कम हैं, ठीक है, बट उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, राइट। तो इस तरह से आप एक कंपैरिजन भी ड्रॉ कर सकते हैं
एंड इसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को भी देख सकते हैं. बट ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना, ये दोनों यूज़ आपके होमवर्क है, राइट. तो इन केस इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, हमारा एक ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स है 2026 के लिए. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो इन केस यू वांट टू चेक इट आउट यू कैन. एंड हमारे पास एक टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है 2026 प्रीलिम्स के लिए. तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बन जाएगा. यू आर मोस्ट वेलकम टू द स्लीपी फैमिली. तो मेरे भी लेक्चर्स का अगर कोई रिव्यू है या कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं. दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे. थैंक यू सो मच.